नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहते हैं कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, अक्सर रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। जिंदगी में आती है बहुत सारी परेशानियां, लेकिन ये तो कुछ ही समय के लिए मेहमान हुआ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और आज एक नए टॉपिक के साथ चलने वाले हैं। विद्युत धारा, ये अपना टॉपिक चल रहा था और ओम का नियम आपने देखा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी आपने पढ़ा था। एक सवाल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलो, एक सवाल आपके सामने रहेगा, आंसर आप कर दें। एक चालक तार का प्रतिरोध बताना है आपको। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चालक तार का प्रतिरोध आपको बताना है। ये कल यहां से छोड़ा गया था, आपके सामने कल छोड़ दिया यहां से। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि उनके सिरों के बीच, यदि उनके सिरों के बीच 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, देखते हैं किसका सही आंसर आने वाला है। धारा प्रवाहित करने पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो। एक तो आप इसका आंसर करें, क्या आंसर आएगा। और एक सवाल और देता हूं, इसका भी आंसर आप निकाल दें। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, इसके भी आंसर आपको करने हैं। ये प्लस और माइनस, 1 ओम, ये फिर 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। 3 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी। अच्छा, इसमें आपको दो क्वेश्चन है ये, मतलब एक तो आपका रहेगा प्रतिरोध और फिर दूसरा जो रहने वाला है वो विद्युत धारा रहेगी, विद्युत धारा। करो भैया, आंसर करो इनके, फिर आगे पढ़ते हैं हम नए टॉपिक में। इसके आंसर निकाल दो पहले। एक चालक तार का प्रतिरोध आपको बताना है यदि उनके सिरों के बीच में 10 एम्पियर की धारा यदि प्रवाहित करें तो 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। एक तो ये वोल्ट दे रखा है और 1 एम्पियर आया, और प्रतिरोध आपको निकालना है। आप यहां से ये समझ पा रहे होंगे कि कौन सा नियम लागू होगा इसमें। कौन सा नियम होगा भैया? ओम का नियम आया। ओम का नियम क्या कहता है? आर बराबर वी अपॉन आई, यही तो होता है। निकाल लो यहां से, आसानी से आंसर आ जाएंगे फिर। आर इक्वल वी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 है ना, बटे आई 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल, या फिर आप आंसर निकालोगे तो फिर यहां से आएगा 2 ओम। 2 ओम आने वाला है। ओम क्यों आया? क्योंकि आप प्रतिरोध निकाल रहे थे और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? यदि यहां से कोई प्रश्न बनता है तो फिर गलत मत करना। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया है बताओ? ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये पहले आपको ये पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम है ना। और श्रेणी क्रम के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? आर इक्वल R1 और प्लस R2 और प्लस R3। यहां तक R3 लेना है आपको, क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोध जो दे रखे हैं, ये पहला है R1, ये दूसरा R2 होगा, ये तीसरा R3 है। तो R बराबर क्या बनेगा? ये 1 ओम है और प्लस R2 का मान भी 1 ओम है और प्लस R3 का मान भी कितना है? 1 ओम है। तो यहां से आपके सामने बन के आ रहा है 3 ओम। ये तो आंसर आ गया इसका। किसका आया है? प्रतिरोध। दूसरा क्या पूछा गया? विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहां से आप विद्युत धारा आई होती है, तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर V बटे R। निकाल लो भैया, आई बराबर V का मान कितना है?
ये रहा 3 वोल्ट है, तो 3 लिखो इधर, और आर का मान कितना आया, फिर 3 आया। अब 3 का 3 में यदि आप भाग लगाओगे तो यहां से 1 एम्पियर धारा निकल के आ रही। समझ गए ना? ये तो कल तक की बातें थी सारी की सारी। अब आज आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, हो गया? यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी? किसी चालक तार का प्रतिरोध, आप ध्यान रखिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध, नोट करें आप, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारक भी आपसे पूछे जाते हैं, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान में रखना है किसी चालक तार का प्रतिरोध कौन से कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से होंगे? किस पे डिपेंड करता है? नंबर याद, एक नंबर पे आप ध्यान में रखिएगा, ये लंबाई पे। किस पे? लंबाई पे निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई आप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो फिर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। सीधी सी बात है। किसी चालक तार का प्रतिरोध आपके लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके सामने आ सकता है चालक तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है लंबाई। हो गया? यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। दूसरा आप ध्यान रखोगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह ध्यान में रखना है। और बताओ, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर डिपेंड करता है। किस पे? ताप पर। तो याद रखना ये ताप पर निर्भर करता है। और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसी चालक तार का प्रतिरोध पूछा जाए कौन से कारक पे निर्भर नहीं करता, या फिर करता है तो लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है? कुछ ऐसी अर्धचालक धातुएं होती है जिनका यदि आप ताप बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। कौन कौन सी है वो अर्धचालक धातुएं? कौन सी है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है? और कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका आप प्रतिरोध बढ़ाओगे तो वो निश्चित ताप पर शून्य हो जाती है। बताओ कौन कौन सी है? जैसे हीरा है आपका 4.2 केल्विन पर उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन ये आप जरूर ध्यान में रख लेना, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और लंबाई पर निर्भर करता है। हो गया? चलो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये लो, नेक्स्ट अपना ये टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा का मतलब क्या है? ताप है। इसको हम कह सकते हैं तापीय प्रभाव। क्या कह सकते हैं? अरे तापीय प्रभाव कह सकते हैं, तापीय प्रभाव। हाँ, किसी की दिक्कत आएगी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यदि नाम आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो है तो एक ही ना, ऊष्मा और ताप एक ही है। याद रखिएगा, तापीय प्रभाव भी आ सकता है, ऊष्मीय प्रभाव भी आ सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान में रख लेना, H बराबर I²RT, बस इतना सा याद करना है। ज्यादा इसको लंबा चौड़ा खींचना है नहीं। H बराबर I²RT, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो H बराबर I²RT। H क्या है? हीट है, इसका मतलब ऊष्मा है, आप तो जानते हैं। I का मतलब क्या होती है? धारा, ये सबको पता है।
आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध है। और टी का मतलब क्या है? समय। टाइम हो गया ये समय। ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और ऊष्मा है तापमान के, इसके समय के समानुपाती होती है। लेकिन इतना आप नहीं पढ़े, बस इतनी सी बातें ध्यान में रख लेना कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो H बराबर I स्क्वायर RT। ये प्रश्न बने या नहीं बने, लेकिन संभावना इसकी रहती है। उदाहरण, अब आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, कौन सा नहीं है, या फिर कौन से है। तो है के आंसर तो बहुत सारे रहेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे हम बात कर लेते हैं विद्युत हीटर की। विद्युत है हीटर। अब आपसे प्रश्न किया जाए, सवाल आ गया परीक्षा में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है? तो विद्युत हीटर रहेगा। अब यहां से भी प्रश्न निकलेंगे, यहां से भी आपके सामने प्रश्न निकलने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा विद्युत केतली, विद्युत केतली ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत केतली जानते हो? नहीं जानते? विद्युत केतली नहीं जानते? ये आधे नहीं जानते रे। विद्युत बल्ब ये तो जानते हो। अब यहां से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बल्ब होता है, ये विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब, बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है या रासायनिक है? बेरा जी वो कहां गया? एक आया नहीं क्या? बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जलने तो सारे जो जलते हैं वो आपके रासायनिक होते हैं। बल्ब का जलना किस प्रकार का होगा? ये भौतिक होगा साहब, बस। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक और भौतिक दोनों है। तो ये तो टॉपिक हम कर चुके हैं ना। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित रहेगा। विद्युत केतली आप ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब, और भी है क्या ऐसे उपकरण? बताओ क्या चीज? हाँ जी बिल्कुल सही है, निमंजन छड़ जो होती है ना, वो भी है। निमंजन छड़ जानते हो? अभी आपने जो शब्द बोला वो यही है, निमंजन छड़। हाँ हाँ भाई भाई, इसी की बात कर रहे हैं हम। उसका यही नाम होता है, निमंजन छड़। और बताओ, विद्युत घंटी होती है क्या? विद्युत घंटी नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्या सानिया, विद्युत घंटी क्यों नहीं है? विद्युत घंटी आपसे सवाल किया जाए किस सिद्धांत पर आधारित है, फिर आंसर क्या होगा? विद्युत विद्युत घंटी जो होती है आपकी, अभी यहां भी लगी हुई है ना अपने इधर। विद्युत घंटी स्कूल में जो होती है, बड़े बड़े ऑफिस में जो होती है, आजकल तो सब जगह ही होती है। हाँ है, वो मंदिर की घंटी अलग है। हाँ उसी की तो बात कर रहे हैं। विद्युत घंटी जो होती है, क्या वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? होती है क्या? नहीं है। किस पे आधारित है? वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। और जो सेल होते हैं ना, सेल, वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने आपको मिलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत हीटर है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। अरे इसका मतलब जो गर्म होते हैं, सीधी सी बात ये, गर्म होने वाले हैं ये सारे के सारे। नहीं होते क्या गर्म? आप निमंजन छड़ को आप देख लेना हाथ लगा के, फिर हीट में लगाने के बाद में विद्युत हीटर। विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री देखिए। विद्युत इस्त्री ये तो देखिए ना,
प्रेस, विद्युत प्रेस, ये भी उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चलो, विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनी हुई होती है? इसकी जो प्लेट होती है ना, वो किसकी बनी हुई है? आंसर आया नहीं है रे, क्या हुआ? अरे विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? लिख दिया मैंने, ले। विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनी होती है? हैं? हाँ जी, चूने की बनती है। ये क्या घातक वाले बताओ, घातक ग्रुप ये क्या? आपका घातक है ये तो। ये कौन सा ग्रुप है घातक? घातक ये है कि ये इधर वाले प्ले स्टोर के हैं और ये घातक के? वाह। बताओ भी, विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? ये प्लेटिनम किसने बोला? प्लेटिनम की बनती है, लोकेश ने। चलो मैं बता देता हूं, विद्युत हीटर की प्लेट किसकी बनती है? चीनी मिट्टी की। किसकी? चीनी मिट्टी। और किसका? अच्छा, चीनी मिट्टी, और एक होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा रे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप कहते हैं इसको, पॉप, पीओपी। और एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी बनता है। अभी मैं आगे ये सारी बातें करवाने वाला हूं, जब केमिस्ट्री एक बार पुनः आपको पढ़ाई जाएगी तब बता देंगे ये सारे। तो चीनी मिट्टी और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलकर विद्युत हीटर की प्लेट बनाते हैं। और हाँ, एक आया है आपके विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बातें हैं वो पता चल गई है, याद होने लग गए हैं सारे, है ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का। किसका बनता है? टंगस्टन का। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि टंगस्टन का सिंबल क्या है, फिर आंसर क्या दोगे? कर दिया आंसर गलत। गौरव, क्या आंसर दिया तूने? डब्लू। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, इसको वॉल्फ्राम कहते हैं। अब कई तो टी को देख के यहां टी कर देंगे, टंगस्टन को यहां टी कर देंगे, बस आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो डब्लू है ये टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होगा, वॉल्फ्राम। समझ में आया आपके? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का। और यदि प्रश्न किया जाए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हैं? बल्ब में कौन सी गैस होती है? यदि आपसे गैस पूछा जाए तो, अरे बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन। इसके अलावा आर्गन। शाबाश, नियॉन होती है ना, बल्ब को जलाने में सहायक है नियॉन। कहां से लेके आए हैं? अरे हीलियम तो, हीलियम है वो गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। हीलियम गैस है, वायुयान के टायर में भरी जाती है, ध्यान में रखना, वायुयान के टायर में। और इसके अलावा आपके गुब्बारे में भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी होती है? हीलियम। और वायुयान के टायर में भी, इसीलिए उसके टायर चौड़े होते हैं, हवा भरेंगे। नियॉन ऑर्गन ये हो गया। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एडिशन, बिल्कुल सही है। बल्ब का आविष्कार करने वाला कौन वैज्ञानिक था? तो ये सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। बल्ब का आविष्कार, ये भी लिख देता हूं मैं। बल्ब का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक था आपकी थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन, इसको तो याद भी करते हैं आप। बल्ब को लगाने के लिए जब बल्ब की थोड़ा ऊपर है तो आप वहां पहुंच नहीं पाते हैं, क्या करते हैं उसमें? फिर
आपकी हाइट से थोड़ा ऊपर है और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं और बल्ब को लगाना है तो क्या करेंगे? नहीं, हाँ, अपनी एडी को ऊंचा करना है। अपनी एडी को क्या करोगे? ऊंचा। तो यहां से आपको याद आएगा, बल्ब लगाने के लिए एडी को ऊंचा करना पड़ा है, एडिशन। याद हो जाएगा, एडिशन। अच्छा, एक और ध्यान में रखना इधर, एक और ध्यान में रखना, वो आपका होगा विद्युत फ्यूज। क्या होगा रे? फ्यूज। फ्यूज जो होते हैं, फ्यूज भी किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। और फ्यूज के तो बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, फ्यूज के तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सवाल आपके सामने आएगा, फ्यूज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। पहली बात हो गई। दूसरा, मुझे ये बताओ जरा, फ्यूज होता है, फ्यूज वो किस प्रकार की मिश्र धातु से बनता है? फ्यूज की मिश्र धातु, मिश्र धातु में भी आपको ट्रिक से सारी पढ़ाई गई है। फ्यूज की मिश्र धातु कौन सी है? ये किस प्रकार की मिश्र धातु का मिश्रण है? फ्यूज नहीं पता? सीसा हो गया, प्लस कॉपर हो गया, और प्लस में आपके टिन आएगा। ये ध्यान में रखना, फ्यूज की मिश्र धातु है। अब सीसे का सिंबल क्या होता है? क्या होता है? पीबी, शाबाश। कॉपर का क्या होता है? सीयू। और टिन का क्या होता है? एसएन। अब कईयों की दिक्कत आने वाली है, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्यूज किस मिश्र धातु का बना है? तो फ्यूज आपके सीसा प्लस कॉपर प्लस टिन से बना है। ये फ्यूज की मिश्र धातु है। इन्हीं मिश्र धातुओं से फ्यूज बनता है जिनका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूज में यदि आपसे पूछा जाए तो इसका गलनांक तो होता है निम्न। क्या होता है? गलनांक होता है आपके निम्न, और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। याद रखना भैया इन प्रश्नों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे आपके छप जाते हैं और फिर आप गलत कर देते हैं। फ्यूज किस प्रकार की मिश्र धातु का मिश्रण होगा? तो सीसा, टिन और कॉपर। और वैसे अपनी मिश्र धातुएं की क्लास पढ़ी है, उसको देख लेना, पूरी ट्रिक से आपके सामने है, याद हो जाएगी। इसके लिए गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। समझ गए? ओके। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, जिस पर आधारित बहुत सारी युक्तियां हैं आपके सामने, जिसमें आपने विद्युत बल्ब का देखा, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, बहुत सारे है ना। चलो नेक्स्ट। हो गया? यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना? ये याद कर लेना भैया, बहुत आप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या है? रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव वो तो था ऊष्मीय प्रभाव, और ये है रासायनिक प्रभाव। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अब इसमें क्या आता है? क्या आता है रासायनिक प्रभाव में? क्या आता है? इसमें दो प्रकार के सेल आएंगे। क्या आएंगे? सेल। और सेल में एक तो होता है प्राथमिक सेल, और एक आता है आपके सेकेंडरी सेल। एक तो प्राथमिक सेल हो गया, और दूसरा क्या है? द्वितीयक सेल है। ये लो, द्वितीयक है सेल। अब कहीं भी एग्जाम में प्रश्न बने, कहीं से भी बने, तो यदि आपको याद है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। आधे सवाल तो आप ऐसे ही करके आ जाएंगे यदि आपने ढंग से क्लास को सुना है तो। माइंड में रहती है बातें, सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती। जैसे आप कहानी सुनते हैं ना, तो पूछ लो, वापिस बता देंगे। यदि कोई आप देखते हैं, जैसे कोई फिल्म देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कुछ और फिल्में देखते हैं, तो वो आपके दिमाग में रहती है। म्यूजिक सुनते हैं, वो भी आपके माइंड में रहते हैं, लेकिन पढ़ने वाली बातें याद नहीं रहती। वाह जी वाह।
प्राथमिक सेल, अरे प्राइमरी सेल क्या होते हैं? एक होता है द्वितीयक सेल। याद रखना, प्राथमिक सेल वो होते हैं जिनको एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में नहीं लिया जाता। क्या बोला? प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको आप एक बार काम में ले लेते हैं तो पुनः इसका यूज नहीं करते। यूज एंड थ्रो। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? इनको एक बार काम में लिया जाता है, एक ही बार काम में लिया जाता है। लिख देता हूं मैं, एक ही बार काम में लिया जाता है। एक बार काम में लेते हैं इनको। एक ही बार काम में लिया जाता है ना इनको, तो ये हो गया आपका प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल होते हैं, इनको रिचार्जेबल सेल कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिचार्जेबल सेल। रिचार्ज, सेल फोन में रिचार्ज करा दे, रिचार्जेबल सेल है। याद आया क्या? सेल फोन में रिचार्ज करा दे, ये आपकी तापमान की यूनिट्स होती है, ये भी आपको पढ़ाई गई थी ना, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। और ये रिचार्जेबल सेल, अब इसका मतलब रिचार्ज करना है, वापस रिचार्ज कर लेते हैं इसको, तो ये द्वितीयक सेल है। ऐसे सेल का मतलब हो गया ऐसे सेल जिनको एक बार काम में लेने के बाद में पुनः काम में लिया जा सकता है। एक बार काम में लेने के बाद, या फिर एक बार उपयोग में लेने के बाद, ये शब्द लिख लो ना, बढ़िया रहेगा। एक बार उपयोग में लेने के बाद, एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः काम में लिया जा सकता है, पुनः उपयोगी है। अब आपको आंसर करना है इनके उदाहरण। करो भैया, आंसर करो इनके। ऐसे सेल जिनको हम एक ही बार काम में लेते हैं वो कौन से हैं? और ऐसे सेल जिनको हम बार बार काम में लेते हैं, बैटरी। बैटरी देखा है, ये पड़ी, रोज काम में लेते हैं हम इसको। इमरजेंसी लाइट देखी है? देखिए क्या इमरजेंसी लाइट? उसको वो तो बार बार काम में लेते हैं। किसान टॉर्च देखा है? उसमें कौन सा वाटर भरा जाता है? किसान टॉर्च, उसमें पानी कौन सा भरते हैं? डिस्टिल वाटर होता है कि नहीं होता? डिस्टिल वाटर होता है। वाह जी। उदाहरण नोट करना है इसके, उदाहरण आप लिख लेना। तो उदाहरण जो रहेंगे वो आपके क्या रहने वाले? बैटरी। बैटरी है ना, बैटरी सही है, बिल्कुल बैटरी सही है। 12 वोल्ट की है, 18 वोल्ट की, 24 वोल्ट की। हो गया बैटरी। और बताओ, इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट हो गई। बस आप ध्यान में रख लेना। अब पता ये रहना चाहिए कि सेकेंडरी सेल तो वो होंगे जिनको यदि हम काम में ले लेते हैं एक बार तो उनको वापस काम में ले लेते। जैसे मोबाइल है, मोबाइल, आपकी मोबाइल की बैटरी है भैया, मोबाइल की बैटरी डिस हो गई तो उसको वापस नहीं करते क्या? आप चार्ज करते हो ना उसको। इसका मतलब वो सेकेंडरी सेल है, वापस काम में ले रहे हैं उसको। हाँ, वो सब हो गई। और इधर एक ही बार काम में लेते हैं, ऐसे सेल प्राथमिक सेल होते हैं। और इनको क्या करते हैं, जैसे आपके लेक्लान से सेल हो गया। कौन सा है? लेक्लान से। डेनियल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, मैंने लिख दिया भैया शुष्क सेल। ये आप ध्यान में रखोगे कि ऐसे सेल हैं जिनको एक ही बार काम में लेते हैं, वापस काम में नहीं लिया जाता। कितनी अच्छी बातें हैं। इसका भी आंसर करो जरा। सेल का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? शाबाश। सेल
कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? आर्मी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाला, क्योंकि यहां से आपका डायनमो पूछा गया था। डायनमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? डायनमो। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया। सेल किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? सेल। अच्छा, आप सेल को, जो सेल आते हैं ना, ये वो सेल जो आपके घड़ियों में है, हाँ हाँ वही सेल, उसको क्या करना, जब वो आपके रिचार्ज उसका खत्म हो जाए, मतलब पूरा कंप्लीट खराब हो जाए, तो आप उसको फोड़ के चेक करना क्या आएगा इसमें। अब कई कई क्या करते हैं पता है क्या, कई अपना दिमाग लगाते हैं कि सेल ये डिस हो गया या नहीं हुआ, और उसको क्या करते हैं, जीभ से चखते हैं। करते हैं ना ऐसा ये टैलेंट है राजस्थान का है। जीभ से चखते हैं उसको, अम्ल है कि क्षार है, जीभ से चखना सही नहीं होता, सही नहीं है वो। तो सेल ऊर्जा रूपांतरित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ध्यान में रखना इस बात को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत है ऊर्जा में। ये ध्यान में रख लीजिएगा। सेल क्या करता है रे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, मैं इसका जस्ट ऑपोजिट लिख देता हूं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलना, इनमें से कौन से सेल का कार्य होगा? द्वितीयक सेल होंगे। अरे द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको वापस काम में लेते हैं, हाँ, तो आपका द्वितीयक सेल होगा। ये अभी वाला प्राथमिकी है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलते हैं? सेल। कौन से सेल बदलते हैं? प्राथमिक सेल। गणा क्या? अरे घणो ही तो, ये आपके रासायनिक प्रभाव था। उससे पहले आपने देखा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। एक नोट डाल के एक बात और लिख लेना, विद्युत घंटे, चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबक देखा है क्या आपने? चुंबक क्या होता है? चुंबक अच्छा, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं रे? शाबाश। यदि आप चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका लेते हैं धागे से बांध के, चुंबक को यदि आप धागे से बांध के ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका लेते हैं, तो बताओ उसकी दिशा कौन सी होगी ठहरने की? कौन सी दिशा में ठहरता है वो? करके देखना। चुंबक को ऐसे, चुंबक है ना, उसको धागे से बांध के फिर इसको ऐसे घुमाना, जोरदार नहीं है, और लास्ट में जब वो रुके तो उसकी दिशा चेक करना, कौन सी दिशा में ठहर रहा है। चुंबकीय प्रभाव। नोट करना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है, लिख लो भैया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ध्यान में रखना। अरे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है रे? वेबर। वेबर होता है, वेबर। पिछली साल एक बच्चा था, जब क्लास ऑफलाइन चल रही, मैंने बोला विद्युत कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक वेबर, मैंने बोल दिया। फिर मैंने पीछे जाके देखा, उसकी कॉपी में लिखा हुआ था लेबर। वेबर नहीं, लेबर। लेबर नहीं है, ये वेबर है? लेबर नहीं, वेबर। हाँ, उसने लिख लिया था गलती से लेबर। वेबर है, वेबर। अच्छा, आपकी वो फॉर्म डेट स्टार्ट हो गई है ना इसकी,
अग्निवीर वाले स्टार्ट हो गए ना? कल नहीं हुए क्या? अच्छा ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। चुंबकीय प्रेरण याद रखना, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की रे? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। किसने की? माइकल फेराडे। ध्यान में रखना है, चुंबक से संबंधित यदि आए, माइकल फेराडे। किसने की है? माइकल है फेराडे ने। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल है फेराडे ने। किसने की है? माइकल है फेराडे ने। आपने यहां पढ़े होंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, आपने देखा है क्या? हाँ, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। आर्ट्स के हो? 10th में कौन सी आर्ट्स होती है? 10th में भी तो आते हैं ये। हाँ, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। अब आपके सामने देखो, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो आपको बताना है विद्युत घंटी है। ऑप्शन यदि आपसे दिए जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां कौन सी है, तो वो सारे हैं, विद्युत बल्ब है, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, ये सारे के सारे ऊष्मीय प्रभाव पर है। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का दिया जाए तो आपको पता है सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल। और यदि आपसे किया जाए कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित है, तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहेगी। आ गया समझ में? क्लियर है ना बातें? कोई दिक्कत है? नहीं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी रहेगी? तो ये आपके रहने वाली है कौन सी? विद्युत घंटी। कोई समस्या है क्या? नहीं है तो एक लाइन लिखिएगा, नॉट। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर चुंबक की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर चुंबक की दिशा क्या होती है? चुंबक की दिशा, अरे कैसी होगी? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपके साउथ। उत्तर से दक्षिण होती है। एनएस, बस। कारण क्या है? अच्छा, मेरे पास दो चुंबक है, ये लो, इसका भी आंसर करना। ये वाले चुंबक है, ये लो भैया, ये चुंबक है। ये नॉर्थ वाला पोल है, ये साउथ वाला है। ये साउथ वाला पोल है, ये नॉर्थ वाला है। ठीक है, अब ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के क्या ध्रुव जो होते हैं, वो दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबक के दो ध्रुव होता है, एक तो उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के ध्रुव कितने हैं? दो। एक तो होता है आपका उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। लो जी, यहां एक सवाल बन रहा है, एक प्रश्न बन रहा है यहां। आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र में एक छोटा सा चित्र है चुंबक का। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? ये चुंबक का दक्षिणी है। ये कौन सा है? और ये फिर उत्तरी। ये वाला, ये वाला, ये वाला,
अब इसमें अंतर क्या है? क्या है यहां? यहां आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये समान ध्रुव है, और यहां यदि आप देखेंगे तो यहां असमान ध्रुव है। यहां एस एस दिख रहा है ना, दोनों ध्रुव है, और यहां वाले एक तो दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी, ये अलग अलग हो गए। तो ये तो हो गए समान ध्रुव है। क्या हो गए? समान ध्रुव है। कोई दिक्कत है क्या? और यहां वाले असमान ध्रुव है, असमान, असमान ध्रुव है। कई बार ऐसे सिंपल प्रश्न एग्जाम में आते हैं फिर भी गलत होते हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे थे। अब आपको आंसर करना है, यदि चुंबक के समान ध्रुव है तो समान ध्रुवों में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है? यानी कहने का मतलब यह है कि दो चुंबक है और दोनों के ध्रुव एक साइड में है, समान है, और उनको यदि आप आपस में एक परस्पर पास लेके आएंगे तो क्या होगा उनमें? अरे आप छोटे थे तो आपने देखा होगा, दो चुंबक को ऐसे लिया और एक के पास में दूसरा चुंबक लेके आ रहे हैं, तो कई बार तो वो चिपक जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो दूर भागता है। देखा है ना? लेकिन दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है। सोच विकसित नहीं थी, अब करो विकसित। अभी आप क्या करना देखना, अभी यदि आपके पास चुंबक है तो दो चुंबक को रखना पास पास में, और अपने हाथ से एक चुंबक को दूसरे के पास में लेके जाना। तो एक बार होगा कि वो उससे टकरा जाएगी, मतलब उसमें आकर्षण हो जाएगा, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, और कई बार ऐसा होगा कि वो चुंबक दूर भागेगी। अभी करके चेक कर लेना। साइंस तो प्रयोग पर ही आधारित है, उदाहरण पर आधारित है, आप करके देखो। ये लो भैया, समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब लो, यदि चुंबक के दोनों ही ध्रुव पास पास है, समान ध्रुव है, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। और यदि चुंबक के असमान ध्रुव है तो इनमें होगा आपके आकर्षण। क्या होने वाला है? आकर्षण। यदि असमान ध्रुव है यानी इनके ध्रुव अलग अलग है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये असमान हो गए, और जब असमान है तो उसमें आकर्षण होगा, ये एक दूसरे की ओर खींचेंगे, परस्पर ये दौड़ के चिपक जाएंगे आपस में। तो ये हो गया आपका असमान ध्रुव। बोलो कोई समस्या नहीं है? एक सवाल को लेके क्लास को करते हैं समाप्त। एक प्रश्न लेता हूं, आंसर आपको करना है। एक प्रश्न लेंगे, ले लें क्या? आंसर करना। चलो आज आप बताओ कि कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न पूछना है। बोलो फटाफट बताओ, कौन से टॉपिक से सवाल किया जाए। बताओ बताओ फटाफट। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी फिजिक्स का ही बताना है, कंकाल तंत्र नहीं है अभी। ये तो बायोलॉजी में चला गया फिर है। लाइट से पूछना है, बताओ फिर। शाबाश। ग्रॉन्की की गति के नियम किसने दिए? केपलर, न्यूटन, टाइको ब्राई। देखता हूं किसका सही आंसर आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कर दो, आंसर कर दो। इतने सरल सरल प्रश्न है फिर भी गलत हो रहे हैं। ग्रॉन्की की गति के नियम किसने दिए? टाइको ब्राई ने।
अरे ये जो टाइको ब्राही है ना, ये तो केपलर का गुरु था। कौन था? गुरु। भाई नहीं है, ये गुरु था। इसकी भी मैंने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी, कहानी बड़ी अच्छी थी। ग्रोंग की गति के नियम किसने दिए? ग्रोंग की गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक केपलर था। अब बताओ गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन है। और ग्रोंग की गति के नियम केपलर ने। समझ गए? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।